हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहला हमारा फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा फार्मिंग बैकग्राउंड के या फार्मिंग एरियाज़ में लोग काम करते थे, इंगेज थे, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बहुत लो था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। जो एग्रीकल्चर का जो तरीका था वो बेहतर नहीं था, फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फार्मर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से हमारे कंट्री की जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। इसके बावजूद कि हमारे देश में अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही रिलेटेड थी। चलिए सेकंड, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि अगर किसी एक जगह पर, किसी एक प्लेस पर, किसी एक लैंड पर अगर 10 लोगों के काम करने की ज़रूरत है और वहाँ पर 15 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 5 पर्सन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस लैंड के ऊपर, वो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में आएंगे। क्योंकि जो प्लेस, जो जगह 10 लोगों के लिए सफिशिएंट है और हम वहाँ पर 5 लोग एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियाँ सामने आएंगी। तो देखने में तो हमें ये लगता है कि 15 लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है और वो जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो उन 10 लोगों का काम भी ख़राब कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि 10 लोग जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं 15 भी अगर उतना ही प्रोडक्शन करके देंगे तो फिर उसमें क्या फ़ायदा। 15 लोगों को, अभी तक हम 10 लोगों को पैसा दे रहे थे, मजदूरी दे रहे थे, अब हमें पहले हम 10 को मजदूरी दे रहे थे, अब हमें 15 को मजदूरी देनी पड़ेगी, तो उससे फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो मकसद था वो तो फुलफ़िल हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और इसको हिंदी में समझने के लिए आप कह सकते हो कि इसको हिंदी में वर्ड दिया गया होता है छिपी हुई बेरोज़गारी। अब क्योंकि हमें ये दिखता नहीं है कि 15 लोग काम कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि 15 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है, तो 5 जो बेरोज़गार हैं वो छिपे हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर मैक्सिमम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर डिपेंड है। जिस साल बारिश होगी उस साल क्रॉपिंग अच्छी होगी, जिस साल बारिश नहीं होगी उस साल क्रॉपिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमारे देश में जो बारिश है, जो रेन है, वो अनसर्टेन है। किसी साल बारिश होती है, किसी साल सूखा पड़ जाता है। तो दोनों ही सूरतों में ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, कम बारिश होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो दोनों ही सूरतों में एग्रीकल्चर को नुकसान होता है। थर्ड है हमारा सब्सिस्टेंट फार्मिंग। सब्सिस्टेंट फार्मिंग का मतलब कि जब फार्मर छोटे लेवल पर फार्मिंग करते हैं और उसका ज़्यादातर पार्ट मार्केट में या बाहर कमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं हो पाता, सिर्फ़ और सिर्फ जो भी फार्मर क्रॉपिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने ख़ुद के और ख़ुद के परिवार के पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, तो उस केस में वो फार्मिंग हमारी सब्सिस्टेंट फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, ट्रेडिशनल इनपुट्स। तो हमारी फार्मिंग का एक फ़ीचर ये भी है कि हमारे देश में जितने भी फार्मर्स हैं वो जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले
इनपुट्स हैं वो ट्रेडिशनल या पुराने ही यूज़ करते हैं या पुराने तौर तरीके से ही एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं, तो हमारा वो कहलाता है ट्रेडिशनल इनपुट। बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ करना, हल का यूज़ करना, उससे क्या होती है, प्रोडक्शन लेट भी होती है, ज़्यादा समय भी लेती है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग का मतलब हमारे देश की एक ये भी फीचर है कि हमारे देश में एक बड़े पीस ऑफ लैंड को छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल हाथों में चली जाती है या स्मॉल तरीके से वहाँ पर एग्रीकल्चर करी जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको भी हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक 100 बीघे का एक लैंड है और उस 100 बीघे के ऊपर आप पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, और जब उस 100 बीघे की ज़मीन को आप 10 लोगों में डिवाइड कर देते हो, तो वो 100 बीघे की ज़मीन जब 10 लोगों के पास जाएगी तो वो 10 लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो ये काम करेंगे कि जो उनकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को चारों तरफ से दीवार खड़ी कर सकते हैं, बाड़ा लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एनक्लोज कर देना। अब जिस ज़मीन के ऊपर वो बाड़ा लगाएंगे, जो दीवार खड़ी करेंगे, उतनी लैंड तो घिर जाती है, उतनी लैंड तो मिसयूज़ हो जाती है, तो जो प्रोडक्शन उस लैंड पे हो सकता था वो घिर गया। तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो एग्रीकल्चर के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल हो सकता था, वो लैंड क्या हो गई, मिसयूज़ हो गई। तो यही हमारा स्मॉल होल्डिंग्स। 7 है हमारा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अब बैकवर्ड टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, वो पुराने तौर तरीके से एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। नई कोई मशीन्स, नए कोई इक्विपमेंट्स, नए कोई तौर तरीके हमारी एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर के पास नहीं थे। ये भी हमारे देश का एक फीचर है, और आज भी हम देखेंगे कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास न्यू मशीन्स, न्यू टेक्निक्स का लैक है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो इतने रिच फार्मर्स नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और लास्ट है हमारा लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर ज़मीन मालिकों का, उनकी ज़मीनों पे काम करने वाले छोटे किसान, गरीब किसान, उनको लेकर के कभी मजदूरी के लिए, कभी लगान के लिए आपस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, झगड़े होते रहते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में फेस करती हैं। तो पहली है हमारी जनरल प्रॉब्लम। तो जनरल प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, कि जो पॉपुलेशन है जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम बहुत बचपन से ये बात पढ़ते चले आ रहे हैं। कभी भी आपने ऐसे जो हम लिखते थे पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो किस तरीके से आप बताते थे कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस तरीके से हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ एग्रीकल्चर में भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस तरीके से एग्रीकल्चर को नुकसान या एग्रीकल्चर को बैकवर्ड की तरफ ले जाती है। कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी कंट्री में, तो नॉर्मल सी बात है कि उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होगा। अब घर रहने के लिए ज़मीन चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगी। तो लैंड जो है वो, हमारा जो लैंड एरिया है वो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ कवर्ड होता जा रहा है, अनफर्टाइल होता जा रहा है, जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्रेशर, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
ये हो गई पहली प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम। सेकंड, लैंड डिग्रेडेशन, मिसयूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न्स, वो हमारी ज़मीन को, हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, सॉइल हम जिसको कहते हैं टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ, वो क्या हो रही है, बर्बाद हो जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। थर्ड है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने अभी ऊपर भी देखा था कि जब छोटे लेवल की फार्मिंग करी जाती, जहाँ पर फार्मर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए एग्रीकल्चर करता है और उसको मार्केट में या कमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं करता, वो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। और ये हमारी एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट होगा, जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर बेनिफिशियरी होगी, इनकम जनरेशन होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। फोर्थ है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में हम ख़ास करके एजुकेशन, लिटरेसी, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर एरिया में लिटरेसी और एजुकेशन अपना पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले करती है। जहाँ पर लिटरेसी लेवल हमारा कम होगा वो हमारे लिए एक नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। क्रॉप लॉसेस बाय पेस्ट, इंसेक्ट, फ्लड एंड ड्राउट एट्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनमें कीड़े लग जाना, बाढ़ आ जाना, फसल बर्बाद हो जाना, सूखा हो जाना, ये भी हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो हो गई हमारी जनरल प्रॉब्लम। इसी तरीके से हमारी सेकंड है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स में स्मॉल स्कैटर्ड होल्डिंग्स, वो हम ऊपर वाले भी टॉपिक में देख चुके हैं कि छोटे छोटे पैचेस में लैंड के ऊपर क्रॉपिंग करना, फार्मिंग करना, वो इतना बेनिफिशियरी नहीं है जितना एक बड़े लैंड के ऊपर, क्योंकि बड़ी लैंड के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और छोटे पैच ऑफ लैंड पे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टाइप ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट सेकंड, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स हमारे कंट्रीज़ में फॉलो कराए गए वो कहीं ना कहीं हमारे देश के फार्मर्स के लिए ज़्यादा या बेहतर, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम लेकर के आए, ज़मींदारी, महलवारी, रियायतवारी, ये जो सिस्टम लेकर के आए थे, उस सिस्टम में जो एक बिचौलिए का काम जो होता था, एक इंटरमीडियरी का जो काम होता था, उसकी वजह से जो फार्मिंग थी और जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन वर्स्ट होती चली गई। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। इसके अलावा हमारी कंट्री में कोई बेहतर और प्रॉपर मार्केट फैसिलिटी नहीं थी, ना ही किसानों के पास
फार्मर के पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन था जो किसानों को क्रेडिट दे सके, लोन दे सके। तो लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम में। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम। तो टेक्निकल प्रॉब्लम में लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी थी। सेकेंड है रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न था। थर्ड है आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन था उसमें आउटडेटेड पुराने तरीके की टेक्निक का यूज़ करना। अब कुछ सुधार करे गए, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इन्हीं सुधारों को हम ग्रीन रेवोल्यूशन को भी के नाम से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी यही था। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। तो पहले हम रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं और फिर एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। जैसा कि जनरल रिफॉर्म्स था हमारा प्रॉब्लम, तो जनरल रिफॉर्म्स की भी हम पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह के सुधार करे गए। तो पहला हमारा यहाँ पर है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। तो पहला है हमारा इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से सुधार किए गए। तो पहला है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो बिचौलियों का जो काम था, जो ज़मींदार वगैरह के जो बीच के जो काम जो लोग होते थे, जो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन को अपना रोल प्ले करते थे, उस सिस्टम को हटा दिया गया। उसके हटाने से फार्मर्स और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया, जिसकी वजह से फार्मर को अब पहले के मुकाबले बेहतर पैसा मिल सका। जो अभी तक इंटरमीडिएट, जो बिचौलिए, उनका पैसा अननेसेसरी बीच में ही ले जाते थे। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट के लिए एक रेगुलेशन बेस पर रेंट को रेगुलेट किया गया। अब किसानों को ये पता था, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड था कि क्या रेंट फार्मर्स को चुकाना है। अब उनसे रेंट के नाम पर अननेसेसरी वसूली नहीं हो सकती थी, तो रेंट को रेगुलेट किया गया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग के ऊपर क्या लगाई गई? सीलिंग लगाई गई। लैंड होल्ड को क्या कर दिया? सीलिंग लगाई गई। यहाँ पे इसका मतलब है लैंड होल्डिंग सीलिंग का मतलब कि अब एक मैक्सिमम लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया सेट किया गया। यानी कि अब एक इंसान के लिए, एक ज़मींदार के लिए या एक पर्सन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लैंड को क्या कर दिया गया? मैक्सिमाइज़ कर दिया गया उसकी लिमिट, कि ये पर्सन या कोई भी पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता। तो ये लैंड की सीलिंग करना होता है, लैंड की सीलिंग कर दी गई। इससे होता क्या है? इससे ये हुआ कि लैंड किसी एक पर्सन के हाथ में अब नहीं रह सकती, कोई सारी ज़मीन का मालिक अकेला नहीं हो सकता। चलिए अब हम देखते हैं जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर करा गया, बढ़ाया गया। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का प्रोविज़न किया गया, लोन का प्रोविज़न किया गया। रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट को रेगुलेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। फार्मर्स वहाँ पर जाकर के अपने गुड्स को, अपनी प्रोडक्शन को बेच सकते थे सही दामों में, सही कीमत में, जो गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई थी। तो मार्केट को रेगुलेट किया गया। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ये एक बहुत बेहतर पॉलिसी फार्मर्स के लिए साबित हुई। इसमें फार्मर्स को क्या किया गया? फार्मर्स की क्रॉप्स के प्राइस जो है वो पहले से ही
डिसाइड कर दिए गए। अब फार्मर्स को ये पता था कि उनकी क्रॉप मार्केट में जा कर के कितने की बिकेगी। तो अब फार्मर्स के लिए इस पॉलिसी के द्वारा चीटिंग होने के चांसेस कम हो गए, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। हालांकि आज भी फार्मर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। फार्मर्स के हालात आज भी इतने बेहतर नहीं हुए हैं। चलिए थर्ड हम देखते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में यूज़ ऑफ HYV सीड्स, HYV सीड्स का यूज़ किया गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे प्रोडक्शन लेवल तेज़ हुआ, ज़्यादा हुआ। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया गया। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप्स प्रोटेक्शन, क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, ताकि जो क्रॉप ख़राब हो जा रही थी कीड़े मकोड़े लगने की वजह से, वो अब नहीं हो पा रही थी। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का साइंटिफिक रोटेशन किया जाने लगा, यानी कि क्रॉप्स को बदल करके रोटेशन बेस पे चेंज किया जाता था। फार्मर्स को इस बात के ऊपर अवेयरनेस पहुंचाई गई कि वो एक ही क्रॉप एक ही खेत में बार बार ना लगाएं, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग प्रोडक्शन को अपने लैंड के ऊपर करें। मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन था उस कल्टीवेशन में मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने पर फोकस किया गया, उसको मॉडर्नाइज किया गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो अभी तक हमने पढ़े वो ग्रीन रेवोल्यूशन ही थी, जो HYV सीड्स वगैरह का यूज़ करना, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन की ही देन थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बेस पर ही हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो एक क्रांति सी आ गई एग्रीकल्चर में, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हुआ। चलिए अब अचीवमेंट देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो पहला है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया, राइज हो गया, इंक्रीज हो गई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड है इंक्रीज इन इनकम जनरेट होने लगी पहले के मुकाबले, ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले। ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो टेक्निक्स, जो HYV सीड्स का यूज़ कराया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कराया गया, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हुआ, और जिसने हमारी GDP की ग्रोथ को बढ़ाया, इनकम को बढ़ाया। राइज इन कमर्शियल फार्मिंग में भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई, क्योंकि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कमर्शियलाइज़ की गई, उसको मार्केट में बेचा गया। हमने अपने गुड्स को, जो 1947 में हम एग्रीकल्चर के लिए भी बाहर के ऊपर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट करते थे, अब हम इस हालत में हो गए कि अब हम अपनी गुड्स को अपने देश में बना सकते हैं, और कम से कम हम एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ रिलायंस हो गए, और हम बाहर भी अपने प्रोडक्टिव गुड्स को अब एक्सपोर्ट करने की तरफ बढ़ गए। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन सोशल रेवोल्यूशन, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स। HYV सीड्स का यूज़ होने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होने की वजह से सोशल रेवोल्यूशन आया, एक सामाजिक क्रांति आई। फिफ्थ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। सिक्स, सब्सटेंशियल राइज इन एकड़, और तेज़ी के साथ एक ग्राउंड के ऊपर, इसको हम ऐसे आम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि 1 एकड़ के ऊपर होने वाली प्रोडक्शन पहले के मुकाबले राइज कर गई, ज़्यादा हो गई।
अब इसके कुछ फेलियर्स भी थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो भी हम देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। Restricted to limited crops and areas such as 2 crops wheat rice growing states like पंजाब हरियाणा यूपी। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये कुछ ही स्टेट्स में और कुछ ही क्रॉप्स के लिए ही सीमित था। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ 2 क्रॉप्स को फ़ायदा हुआ, वीट और राइस को, और ये सिर्फ गिने चुने 4 या 5 स्टेट्स में ही इसका ज़्यादा बेनिफिट देखा गया, जिसमें पंजाब हरियाणा यूपी और आंध्र प्रदेश है। सेकेंड इसके फेलियर क्या था? पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। इसने पूरी तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया, पार्शियली किया, यानी कि जिन जिन स्टेट्स में ये सक्सेसफुल हुआ उस स्टेट्स में तो पॉवर्टी थोड़ी कम हुई, वो भी सिर्फ क्रॉप्स 2 मामलों में वीट और राइस का जो प्रोडक्शन कर रहे थे या इस काम में जो लगे हुए थे उन्हीं की गरीबी दूर हुई थी। बाकी कंट्री की गरीबी का क्या, या बाकी जो सेक्टर्स में काम करने वाले लोग थे उनकी गरीबी का क्या। नेगलेक्ट लैंड रिफॉर्म्स, इसने क्या किया, इसमें लैंड रिफॉर्म्स को क्या किया गया, नेगलेक्ट किया गया, उनकी अनदेखी की गई। फोर्थ है हमारा इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर। ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हैवी मशीन्स की ज़रूरत होती है जो कि स्मॉल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बिग फार्मर्स ने तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट उठाया, लेकिन स्मॉल फार्मर्स को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो अमीर फार्मर्स और जो गरीब फार्मर्स थे उनके बीच में जो इनकम की डिस्पैरिटीज़ थी, जो गैप था, असमानता आ गई और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जोर देता है, जिसकी वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, ज़मीन को नुकसान देती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।